हेलो साथियों, आज मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सापेक्षिक स्थिति क्या होती है संविधान के अंतर्गत, इसकी चर्चा करूंगा। आप देखिए, ऊपर हेडिंग लिखा भी हुआ है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच के संबंध। अब इसे हम लोग भारतीय संविधान के संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। भारतीय संविधान भारत में जिस शासकीय पद्धति का निर्माण करता है उसे संसदीय मूलक प्रणाली कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये वेस्टमिंस्टर सिस्टम यानी वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। वेस्टमिंस्टर का सीधा सा मतलब हुआ कि जो ब्रिटेन में प्रचलित प्रणाली है उससे इसका मतलब हुआ, यानी कि ब्रिटेन में जिस तरह से शासकीय व्यवस्था का संचालन होता है हमने उसी को अपनाया है। ये दूसरी बात है कि हमने इसे संविधान के तहत, लिखित संविधान के तहत अपनाया है। उन्होंने इसे परंपरा के तहत अपनाया, यानी वहां कोई लिखित संविधान नहीं है। अब आ जाइए, इसमें आगे लिखा है, इस व्यवस्था में शासन के शीर्ष स्तर पर दो पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। पहले को राष्ट्राध्यक्ष और दूसरे को शासनाध्यक्ष कहते हैं। अब आ जाइए, आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि भाई राष्ट्रपति है तो प्रधानमंत्री क्यों और प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रपति क्यों? एक्चुअली संसदीय मूलक प्रणाली में ये दोनों होते ही हैं। अगर ये राष्ट्रपति मूलक प्रणाली अमेरिका की तरह से होता तो वहां केवल राष्ट्रपति होता, क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री है, इसका मतलब कि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, और जब तक संसद के किसी सदन में उसके पास बहुमत होगी, माने उस सदन में जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, तब तक वह शासन में बना रहेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, भारत एक संसदीय मूलक प्रणाली है, इसलिए यहाँ शीर्ष स्तर पे दो पदाधिकारी होते हैं। दोनों को क्या क्या कहा जाता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट अंग्रेजी में, और इसको हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री को हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी शासनाध्यक्ष कहते हैं। अब आप आगे देखिए, इनकी समझने के लिए आपको इन अनुच्छेदों पर गौर करना पड़ेगा। अनुच्छेद 74, 1, 75, 1, 75, 2, 75, 3 और इसके साथ साथ 53(1) पर भी गौर करना पड़ेगा। अब देखिए, पहले 53(1) देखिए, आपको ये पहले भी एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। संघ की जो कार्यपालिकीय शक्ति होगी, यानी जिसके आधार पर देश का संचालन होता है, वह राष्ट्रपति में निहित होगी, चूंकि वह राष्ट्राध्यक्ष है। किंतु इसका प्रयोग वह अपने अधीन जो पद है या पदाधिकारी है उसके माध्यम से करेगा। वो स्वयं भी कर सकता है, लेकिन इसमें स्वयं के बाद या लिख दिया है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 74(1) से यह सीमित हो जाता है। संविधान में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो दूसरे उपबंधों पर भारी पड़ते हैं, उन उपबंधों को सैक्रोसैंक्ट कहा जाता है। अनअसेलेबल या सैक्रोसैंक्ट, यानी कि वो ऐसे उपबंध हैं जो किसी और उपबंध के अधीन नहीं हो सकते, ना उनमें कोई संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि वे भारत की जो संसदीय मूलक प्रणाली है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत लक्षण घोषित कर रखा है, वास्तव में ये उसके मूल आधार हैं। अगर उन्हें हटा दिया जाए तो भारत संसदीय प्रणाली रही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 53(1) से यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति सीधे शासन का संचालन नहीं करेगा, वह प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से इसका संचालन करेगा। अब आप देखिए, अनुच्छेद 74 का 1 देखिए, इसको भी पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। इसमें बड़ी सिंपल से बात है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके सहायता और परामर्श के, यानी जो परामर्श देता है वही सहायता भी देता है। जैसे किसी अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़कर आप सड़क पार कराते हैं, तो हाथ पकड़ना जो है सहायता है, लेकिन आप उसे कहेंगे बाबा इधर से चलो उधर से चलो, तो उसे सलाह देंगे तो अपने मन से नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आपके हाथ पकड़ने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति को हम इस तरह से तो नहीं कर सकते, कह सकते कि वो अंधा होता है, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रपति जनरली वही करता है जो प्रधानमंत्री कहता है, क्योंकि लोकसभा के प्रति राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है, उसका मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो 74(1) का बड़ा सीधा सा मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति अपने मंत्रिपरिषद के साथ उत्तरदायी है, तो फिर उसके उत्तरदायित्व का मतलब क्या हुआ? दूसरे शब्दों में, उसके पास जब तक बहुमत है तभी तक वह सरकार में होगा। तो आखिर वो इतनी मशक्कत, इतना मेहनत क्यों करेगा अगर उसके हाथ में पावर नहीं होगा तो? और फिर वो किस बात के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होगा? इसीलिए वास्तविक शक्ति उसमें रखी गई है, लेकिन चूंकि उसका कोई पद निर्धारित नहीं है, अवधि निर्धारित नहीं है उसके पद की, कि वो 5 साल रहेगा, कि 3 साल रहेगा, कि 4 साल रहेगा, इसलिए, और जबकि राष्ट्रपति का निर्धारित है, इसलिए प्रधानमंत्री के पास जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के नाम से संचालित करता है। क्योंकि अगर वो प्रधानमंत्री हट गया, दूसरा प्रधानमंत्री आ गया,
तो जो राष्ट्रपति है वो तो 5 साल बना रहेगा। आप जानते हैं राष्ट्रपति को हटाना कितनी टेढ़ी खीर है। हालांकि लोकतंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं होता, सबको हटाने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति के नाम से इसलिए शासन का संचालन होता है क्योंकि प्रधानमंत्री कभी भी हट जाएगा, जैसे उसका बहुमत जाएगा वो हट जाएगा या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ, वीपी सिंह इसी तरह से गए, मोरारजी देसाई उसके पहले इसी तरह से गए, उसके बाद चंद्रशेखर सिंह इसी तरह से गए, आगे चल करके देवगौड़ा और गुजराल इसी तरह से गए। उसके पहले एक बार अटल बिहारी वाजपेयी भी 13 दिन के लिए ही प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो प्राइम मिनिस्टर का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, राष्ट्रपति का 5 साल निर्धारित होता है, उसके पहले उसको नहीं हटाया जा सकता। 56(1)(b और अनुच्छेद 61 के अनुसार उसे केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब आ जाइए अनुच्छेद 75 देखिए। राष्ट्रपति यद्यपि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसलिए करता है वो हेड ऑफ स्टेट है। यहाँ भी बात वही आ जाती है, नियुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा प्रधानमंत्री की, लेकिन किसी को भी नहीं कर देगा, उसी को करेगा जिसको लोकसभा में या तो बहुमत प्राप्त है या बहुमत प्राप्त करने की वो उम्मीद रखता है या वो ये बहुमत जुटा सकता है। तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया था शंकर दयाल शर्मा ने, जो उस समय राष्ट्रपति थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने बनाया था प्रधानमंत्री, लेकिन कहा था कि भाई 13 दिन के भीतर आप अपना बहुमत साबित करिए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन 13 दिन के भीतर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और इस प्रकार से उनको रिजाइन करना पड़ा, यानी त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद वही देवगौड़ा प्रधानमंत्री हुए थे। तत्पश्चात इंदर कुमार गुजराल हुए थे। लोग एक एक साल के लिए लगभग हुए थे। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर शेष अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो करता है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से किसी की भी नियुक्ति कर दे। इसीलिए आप देखते हैं जिसे प्रधानमंत्री चाहता है वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है, या मंत्री से जब उसके परामर्श पर होगा तो जाहिर है उसी परामर्श पर हटाया भी जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। 75(2) देखिए। 75(2) में देखिए क्या दिया हुआ है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, यानी प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। लेकिन आगे क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, प्रधानमंत्री को अपनी मर्जी से बर्खास्त नहीं कर सकता। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। राजीव गांधी के समय में ये स्थिति आई थी जब ज्ञानी जैल सिंह वीपी सिंह के साथ मिलकर ऐसा करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए थे, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है, उस समय राजीव गांधी के पास बहुत ही अपार बहुमत था लोकसभा में, और अगर वो ऐसा करते तो राजीव गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते, वहां से वापस आते और उनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया ला करके उनको कम से कम लोकसभा से तो हटा ही देते। तो इस प्रकार से झूठ मूठ में राष्ट्रपति की बेइज्जती होती। अब आ जाइए 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार इंडिविजुअली राष्ट्रपति के प्रति मंत्री उत्तरदायी होते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर को छांट दें तो शेष मंत्री राष्ट्रपति के नहीं, वास्तव में प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। लेकिन फिर वही बात, चूंकि वो राष्ट्राध्यक्ष है, परिवार का मुखिया है, इसलिए उसके नाम से सारे काम होते हैं, और इस वजह से राष्ट्रपति का यहाँ जिक्र किया जाता है। अनुच्छेद 75 में देखिए, लोकसभा में जब तक बहुमत है तभी तक उस बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री रह सकता है, और इसीलिए जो है प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्तियां दी गई हैं, क्योंकि उत्तरदायित्व वो तभी लेगा जब उसे पावर दिया जाएगा। जो भी वो काम करता है उसका लेखा जोखा वो लोकसभा में प्रस्तुत करेगा, और ये तभी संभव होगा जब उसे रियल पावर दिया जाए। अतः 75(3) इसलिए बनाया गया है कि जब तक बहुमत लोकसभा में रहेगी तभी तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेगा। अब आगे देखिए, कुछ प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपनी मर्जी से बर्खास्त कर सकता है? साफ है उत्तर नहीं। ऊपर आपने देखा कि 75(3) को अगर मिला दीजिए, 53(1), 74(1) और 75(3) को आप मिला दीजिए तो ये चीज बहुत स्पष्ट हो जाती है कि जब तक लोकसभा में किसी नेता के पास अपने दल या दलों के समूह के आधार पर बहुमत प्राप्त है, तब तक राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। अब आ जाइए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि क्या राष्ट्रपति रबर की मुहर मात्र है? तो इसमें देखिए अनुच्छेद 78 के 3 उपवाक्य डिस्कस किए गए हैं। यानी राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री से कहता है भाई हमको फला चीज से संबंधित विदेश नीति या घरेलू नीति से संबंधित या कोई भी नीति हो, रक्षा नीति हो, कोई और नीति हो,
के संबंध में अभिष्ट जानकारी दीजिए, तो वह ये थोड़े है कि प्रधानमंत्री से पूछ करके कहेगा कि भाई हम आपसे ये सूचना मांगना चाहते हैं, आप बताइए आप क्या, आपकी मर्जी है कि नहीं। इसलिए अनुच्छेद 78 भारत के राष्ट्रपति को रबड़ की मुहर नहीं बनाता, जबकि इसके विपरीत क्राउन को इस तरह की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है ब्रिटेन में। तो इस प्रकार से ब्रिटेन की तुलना में भारत का राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है। हालांकि वह फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में कमजोर है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की तुलना में वह अधिक शक्तिशाली है। अब आ जाइए, इसके बाद एक और देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की जरूरत क्यों है? आपको जैसा हमने पहले ही समझा दिया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सापेक्षी जरूरत इसलिए पड़ती है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, और ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा या प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रखा जा सकता। आपने देखा होगा कि जब 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किया था उनके बॉडीगार्ड ने, तो लास्ट में जब शाम को जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई, तब जाकर के ये घोषणा की गई ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे आधिकारिक रूप से कि इंदिरा गांधी हमारे बीच नहीं रही। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री का पद रिक्त नहीं रखा जाता है, और उसी तरह से राष्ट्रपति का भी पद रिक्त नहीं रहता है। लेकिन ये इसके साथ साथ देखिए, अनुच्छेद 60 में जो बात कही गई है वह इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति 3 चीजों की शपथ लेता है कि वो संविधान को प्रिजर्व रखेगा, परिरक्षित करेगा, वह उसे प्रोटेक्ट करेगा, संरक्षित रखेगा, और वह उन्हें प्रतिरक्षित यानी डिफेंड करेगा। दूसरे शब्दों में, अगर प्रधानमंत्री के कारण जो है, उसके न रहने के कारण, रिजाइन देने के कारण, उसके मृत्यु के कारण उसका पद रिक्त हुआ है और संवैधानिक रिक्तता आ गई है, संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के ऊपर सभी के ध्यान केंद्रित हो जाते हैं और वह फैसला लेता है कि आगे किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलानी है। जाहिर है कि वह प्रथम नागरिक है देश का, तो वह वही फैसले लेगा जो वो देश हित में हो। दूसरे शब्दों में, जिसमें वह कन्विंस हो कि जिस व्यक्ति को हम चुनने जा रहे हैं वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर देगा। तो इस प्रकार से जो है वो ये शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत 3 तरह का। हालांकि आपको हम एक चीज बता दें कि यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में उसने पूछा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक या अभिरक्षक कौन है, यानी कस्टोडियन या गार्डियन कौन है। तो कस्टोडियन या गार्डियन कोई भी चीज पूछे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट होगा। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति के लिए शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो केवल उस अवस्था के लिए किया गया है जब प्रधानमंत्री के न रहने के कारण कोई संवैधानिक संकट पैदा हो जाए, नहीं तो और किसी मामले में नहीं लिया गया है। दूसरे शब्दों में, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जगह ले लेगा, ये गलतफहमी नहीं पालना चाहिए। वास्तविक संरक्षक या अभिरक्षक सुप्रीम कोर्ट ही होता है, क्योंकि जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वही संविधान। अगर मौलिक अधिकार को हटा दीजिए तो संविधान बेमानी हो जाएगा। अतः जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वही संविधान का भी संरक्षक माना जाएगा। धन्यवाद।